हेलो बच्चों, तो आज हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में फिजियोलॉजी। ये फोर्थ क्लास है। इसके पहले हमने 3 क्लास और की हुई हैं। आज की क्लास लास्ट है। तो ऊपर वाला सिलेबस जो है वो न्यू सिलेबस है, सेमेस्टर वाइज सिलेबस है। नीचे वाला जो सिलेबस दिखा है आपको दिख रहा है, ये ओल्ड सिलेबस और ईयर वाइज सिलेबस है। तो जो न्यू सिलेबस है इसमें थर्ड लास्ट पॉइंट, मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट, ये एक पॉइंट बचा हुआ है। बाकी हम पहले का सब कुछ समझ चुके हैं। उसके बाद लिखा है डाइजेशन इन माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। इनको हम उस पर्टिकुलर ऑर्गन के साथ ही पढ़ चुके हैं। जैसे सलाइवा के बारे में जब हमने बात की थी तो डाइजेशन इन माउथ हमने समझ लिया था। ठीक वैसे ही हमने स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और फूड एब्जॉर्प्शन के बारे में समझ लिया है पहले ही। लास्ट टॉपिक जो बचा है मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट, न्यू सिलेबस के हिसाब से। ओल्ड सिलेबस में देखिए आप, फंक्शन ऑफ ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बाद सेकंड पॉइंट ही है मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट। सिलेबस सेम ही है, बस पॉइंट थोड़े ऊपर नीचे हैं और यूनिट का नंबर ऊपर नीचे है, बाकी कुछ फर्क नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट या मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सेम चीज़ है। कंफ्यूज करने के लिए आपको ये अलग अलग क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। तो मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट या मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को समझने के पहले एक बार फिर से हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के जितने ऑर्गन हैं उनको देख लेते हैं। तो इसमें मेन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है या जो मेन डाइजेस्टिव सिस्टम है, साथ ही साथ इसमें कुछ एसेसरी ऑर्गन भी होते हैं। जैसे कि अगर आप बात करें तो जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है तो ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एक पाइप के जैसा स्ट्रक्चर है। कैसे? माउथ से शुरू हो रहा है, माउथ के बाद फिर ईसोफेगस है, ईसोफेगस के बाद देखिए स्टमक है, स्टमक फिर कंटिन्यू होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, इलियम के बाद फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, लार्ज इंटेस्टाइन से फिर ये रेक्टम और एनस। ये पूरा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर है। यहाँ पर कुछ एसेसरी ऑर्गन भी हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। स्लाइवरी ग्लैंड है स्लाइवा सिक्रेशन के लिए, फिर पेनक्रियाज है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है। ये एसेसरी ऑर्गन हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं। तो अब मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं कि इसमें मूवमेंट किस प्रकार से होता है। तो कभी आप सोचिए, ध्यान दीजिए कि हम जब फूड खाते हैं, कुछ भी खाना खाते हैं, तो हम उसको अपने मुंह में डालते हैं, मैस्टिकेशन यानी चबाते हैं उसको बाद निगलते हैं। इतना तक तो वॉलेंट्री है, इतना तक तो ऐच्छिक है, ये हमारी इच्छा से होता है। उसके बाद ईसोफेगस के थ्रू फूड अपने आप स्टमक में चला जाता है। स्टमक से आगे कैसे खिसक रहा है, क्यों खिसक रहा है, स्टमक के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, आगे कैसे बढ़ रहा है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये इनवॉलेंट्री है, इसमें हमारा कोई वश नहीं है, अपने आप होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। जो एंजाइम है सिक्रेशन वो अपने आप होते रहते हैं। तो ये फूड कैसे आगे बढ़ता है, यही इस टॉपिक में हम समझेंगे कि मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट, ये एलिमेंट्री ट्रैक्ट है, कैसे मूव करता है और इसके थ्रू जो फूड मूवमेंट क्यों करता है, वो फूड को आगे बढ़ाने के लिए, पुश करने के लिए। तो उसी के बारे में हम समझेंगे। तो शुरू करेंगे हम माउथ का काम क्या है? मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन मीन्स चबाना, च्यूइंग। तो हम इसमें क्या क्या देखेंगे? हम डेफिनेशन देखेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ मैस्टिकेशन, उसके बाद देखेंगे मसल एंड द मूवमेंट ऑफ मैस्टिकेशन, नर्वस कंट्रोल ऑफ मैस्टिकेशन। तो सबसे पहले डेफिनेशन, कटिंग द फूड सब्सटेंस इनटू स्मॉल पार्टिकल एंड ग्राइंडिंग देम इनटू अ सॉफ्ट बोलस इज नोन एज द मैस्टिकेशन। तो फूड सब्सटेंस को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देना, काटना, ग्राइंड करना। ग्राइंड मतलब होता है पीसना। जैसे हम कुछ दांत भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, काटने के भी होते हैं और उसको ग्राइंड चबाने के अलग अलग होते हैं। आगे के दांतों से हम काटते हैं, कट करते हैं, तो उसको कट करना, और जो पीछे वाले हमारे दांत होते हैं उससे हम ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड मतलब हो गया पीसना, चक्की जैसा। तो फूड सब्सटेंस को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ना, ग्राइंड करना और उनको बोलस के रूप में बना देना। बोलस मतलब क्या होता है? जब हम फूड खाते हैं, चबाते हैं, और चबाने के बाद वो एक बोलस फॉर्म में आ जाता है। मतलब जब बोलते हैं ना, हम जो पूरा निगल लेते हैं, एक छोटा सा बॉल टाइप का बन जाता है, गेंद जैसा। उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बोलस। चबाया हुआ फूड जो गेंद के आकार का हो जाता है, छोटी सी गेंद के आकार का, वो बोलस कहलाता है। तो फूड को छोटे टुकड़ों में तोड़ना, ग्राइंड करना और उसका बोलस बनाना, ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं मैस्टिकेशन।
क्या क्या सिग्निफिकेंस है, क्या फ़ायदे मेस्टिकेशन के, क्या इंपॉर्टेंस है। मेस्टिकेशन और च्यूइंग is the first mechanical process of which food is subjected. Following are the significance of mastication. तो mastication और chewing क्या है, पहली मैकेनिकल प्रोसेस है। फॉलोइंग आर द सिग्निफिकेंस ऑफ मेस्टिकेशन, क्या क्या इसका सिग्निफिकेंस है। पहला है ब्रेक डाउन ऑफ फूड स्टफ इनटू स्मॉल पार्टिकल। अब ब्रेक डाउन करना क्यों जरूरी है, जितना छोटा या जितना महीन हम उसको चबा लेंगे उतना इजीली हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसको डाइजेस्ट कर पाएगा। इसलिए आपने कभी ध्यान दिया हो, हमारे जो घर के बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो ये बोलते थे कि 32 दांत हैं तो 32 बार चबाने के लिए है। मतलब आप एक और खाते हैं, जब खाना एक फूड अपने मुंह में डाल रहे हैं तो कम से कम उसको 32 बार चबाइए। और यहाँ तक ये भी बोलते हैं कि जो भी आप खाते हैं उसको खाइए मत, उसको पीजिए। मतलब इतना चबाइए उसको, इतना चबाइए कि वो लिक्विड फॉर्म में हो जाए। तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड स्टफ इनटू स्मॉल पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ना। मिक्सिंग ऑफ स्लाइवा विथ फूड सब्सटेंस थोरोली। अब जैसे आपने ध्यान दिया था कि टाइलिन नाम से एक एंजाइम है जो स्लाइवा में होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करने में हेल्प करता है। तो जितना आप फूड को चबाएंगे, च्यूइंग करेंगे, मेस्टिकेशन करेंगे, उतना ज़्यादा स्लाइवा भी उसमें मिक्स होगा, स्लाइवा सिक्रीशन। तो कार्ब का डाइजेशन हमारे माउथ से शुरू हो जाता है। साथ ही साथ आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी आपको दूध पीने के लिए बोला जाता है घर पे, तो बोलते स्लोली स्लोली दूध पीना चाहिए। दूध मतलब फूड को इतना मेस्टिकेट करो, इतना चबाओ कि पीने जैसा हो जाए। और जो दूध होता है उसको भी बोलते हैं कि चबा के पीना चाहिए। चबा के कैसे पीते हैं, वो तो लिक्विड है, चबाएंगे कैसे, लेकिन उसको मुंह में रखिए और इतना रखिए कि वो सलाइवा से जितना ज़्यादा मिक्स होगा उतना जल्दी या उतना अच्छा उस मिल्क का डाइजेशन होगा। मिक्सिंग ऑफ सलाइवा विथ फूड सब्सटेंस थोरोली। तो मेस्टिकेशन का क्या क्या सिग्निफिकेंस है, एक तो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, दूसरा फूड में सलाइवा को मिक्स करना। लुब्रिकेशन एंड मॉइस्टनिंग ऑफ ड्राई फूड बाय सलाइवा सो दैट द बोलस कैन बी इजीली सॉल्वड। और जो भी हम खाते हैं उसमें हम स्लोली स्लोली इसको चबाएंगे तो जितना देर तक हम उसको हमारे माउथ में रहेगा उतना ज़्यादा सलाइवा सिक्रेशन होगा। ज़्यादा सलाइवा सिक्रेशन होगा तो क्या होगा, वो जो बोलस है, भले आपने फूड कैसा भी खाया, जैसे अपन बोलते हैं ना कि फूड अलग अलग टाइप के होते हैं, ड्राई फूड है, सॉलिड है, सेमी सॉलिड है, लिक्विड है। तो जूस वगैरह लिक्विड में हो गया, खिचड़ी जो हम खाते हैं वो सेमी सॉलिड होता है। फिर रोटी खा रहे हैं, कोई ड्राई वेजिटेबल है, सब्जी है, भिंडी जैसे हो गया, तो ये क्या है, थोड़ा सा ड्राई होता है। तो जितना आप इनको मेस्टिकेट करेंगे, चबाएंगे, उतना ज़्यादा सलाइवा उसमें मिक्स होगा। तो ड्राई फूड जो है वो और मॉइस्ट होगा, उसमें ज़्यादा नमी आएगी, लुब्रिकेशन होगा, और जितना लुब्रिकेशन होगा उतना ईजिली आप उसको निगल पाएंगे। एप्रिशिएशन ऑफ टेस्ट ऑफ द फूड। जो भी फूड आप खाते हैं आप अच्छे से मेस्टिकेशन करेंगे, जितना देर वो माउथ में रहेगा तो उसका जो भी टेस्ट है वो टेस्ट बड्स स्टिमुलेट करेगा। सलाइवा मिक्स होगा तो वो टेस्ट बड्स को स्टिमुलेट करेगा, टेस्ट बड को स्टिमुलेट करेगा तो आपको टेस्ट फील होगा, महसूस होगा, उसका आभास होगा। तो टेस्ट का आभास कराने में भी मेस्टिकेशन का रोल है। कई बार आप जैसे कुछ टैबलेट रहती है ना अपनी कड़वी जो रहती है, तो हम उसको सीधा मुंह में रख के निकल जाते हैं, तो हमको उसका आभास नहीं हो पाता है कि उसका टेस्ट कैसा है। तो जितना आप उसको च्यूइंग करेंगे, चबाएंगे, माउथ में जितनी देर तक रहेगा, तो छोटे पार्टिकल्स में तोड़ेंगे, सलाइवा मिक्स होगा, लुब्रिकेशन होगा ताकि वो इजीली सॉलो हो पाए, और साथ ही साथ टेस्ट का एप्रिशिएशन कराने में भी मेस्टिकेशन का रोल है। फिर मसल एंड द मूवमेंट ऑफ मेस्टिकेशन। कौन कौन सी मसल इसमें इन्वॉल्व होती हैं। द मसल इन्वॉल्व ड्यूरिंग मेस्टिकेशन आर मैसेटर, टेम्पोरल, टायरोइड एंड बकिनेटर मसल। इनको हम पहले देख चुके हैं जब हमने सेंस ऑर्गन पढ़ा है तब फेस में। द वेरियस मूवमेंट विच अकर ड्यूरिंग मेस्टिकेशन आर क्लोजर एंड ओपनिंग ऑफ माउथ। जब हम मेस्टिकेशन करते हैं, चबाते हैं, तो अलग अलग मूवमेंट होते हैं। कौन कौन से, क्लोजर एंड ओपनिंग ऑफ माउथ, आप मुंह खोलेंगे, खाना अंदर डालेंगे, क्लोज करेंगे। रोटेशनल मूवमेंट, रोटेट होता है। प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन ऑफ जॉ, तो जॉ में रोटेशनल मूवमेंट होता है। प्रोट्रैक्शन मतलब होता है बाहर निकलना, रिट्रैक्शन मतलब होता है अंदर आना। तो जब हम चबाते हैं तो रोटेशनल, प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन मूवमेंट होते हैं। फिर है नर्वस कंट्रोल ऑफ मेस्टिकेशन। जो मेस्टिकेशन है, जो चबाना है, इसको कौन सी नर्व कंट्रोल करती हैं। एक्शन ऑफ मेस्टिकेशन इज मोस्टली अ रिफ्लेक्स प्रोसेस। जैसे वैसे तो ये रिफ्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन इट कैन बी कैरिड आउट वॉलेंट्री ऑल्सो। इसको हम वॉलेंट्री भी करते हैं, यानी अपनी इच्छा से भी करते हैं। द सेंटर फॉर मेस्टिकेशन इज सिचुएटेड इन द मेडुला एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स।
तो मैस्टिकेशन सेंटर एक्चुअली हमारे शरीर में जितनी भी एक्टिविटी होती हैं उनके लिए हमारे ब्रेन में अलग अलग सेंटर बने होते हैं। तो मैस्टिकेशन के लिए जो सेंटर है वो मेडुला और सेरेब्रल कॉर्टेक्स में सिचुएटेड होते हैं। द मसल आर सप्लाइड बाय द मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ फिफ्थ क्रेनियल नर्व। तो जो फिफ्थ क्रेनियल नर्व है जिसका नाम है ट्राइजेमिनल नर्व, उसके मैंडिबुलर डिवीजन से सप्लाई होती है जो भी मैस्टिकेशन की मसल होती हैं उनको। मैस्टिकेशन के बाद सेकंड जो प्रोसेस है वो होती है डीग्लूटिशन। डीग्लूटिशन मतलब होता है निगलना। इसमें हम समझेंगे इंट्रोडक्शन, ओरल स्टेज, फेरेंजियल स्टेज, ईसोफेजियल स्टेज और डीग्लूटिशन रिफ्लेक्स, डिस्फेजिया। तो पहले देख लेते हैं डीग्लूटिशन मतलब होता क्या है। जो ग्रीन कलर का स्टफ आपको दिख रहा है वो बोलस है, ये वो फूड है। तो फर्स्ट स्टेज में वो माउथ में है, सेकंड देखिए और फिर थर्ड। सेकंड में फेरिंग्स के पास में है और थर्ड में वो ईसोफेगस में पहुंच गया है। तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, इसको बोलते हैं डीग्लूटिशन यानी निगलना। इंट्रोडक्शन, सोलिंग ऑफ फूड इज नोन एज डीग्लूटिशन। फूड को निगलना या निगलने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं डीग्लूटिशन। डीग्लूटिशन अकर इन 3 स्टेज, 3 स्टेज में होता है। ओरल स्टेज, व्हेन फूड फ्रॉम माउथ इंटर द फेरिंग्स। पहला स्टेज क्या है जो हमने अभी डायग्राम में देखा था, जब फूड फेरिंग्स में आ रहा है माउथ से। फेरेंजियल स्टेज, व्हेन फूड इंटर द ईसोफेगस फ्रॉम द फेरिंग्स। दूसरी स्टेज क्या है, फेरेंजियल स्टेज, जब फूड फेरिंग्स से ईसोफेगस में जा रहा है। थर्ड स्टेज है ईसोफेजियल स्टेज, जब फूड ईसोफेगस से स्टमक में एंटर करता है। तो पहला स्टेज क्या हो गया, माउथ से फेरिंग्स, दूसरा फेरिंग्स से ईसोफेगस, तीसरा ईसोफेगस से स्टमक। ओरल और फर्स्ट स्टेज, दिस स्टेज अगर आफ्टर मैस्टिकेशन। पहली स्टेज है माउथ से फेरिंग्स में जा रहा है। इस स्टेज में क्या हो रहा है, ये मैस्टिकेशन के जस्ट बाद वाली स्टेज है। ड्यूरिंग मैस्टिकेशन फूड इज रोल्ड इनटू अ बोलस। जो मैस्टिकेशन वाला प्रोसेस है इसमें जो फूड स्टफ है वो एक बोलस के फॉर्म में बन जाता है। द पैसेज ऑफ बोलस थ्रू ओरल कैविटी इनटू द फेरिंग्स अकर इन दिस स्टेज। तो इस स्टेज में क्या हो रहा है, ओरल कैविटी से फेरिंग्स में फूड जो है वो ओरल कैविटी से फेरिंग्स में पास होता है। एंड दिस इज अ वॉलेंट्री स्टेज। ये जो स्टेज है ये वॉलेंट्री है, ऐच्छिक है, हम अपनी इच्छा से करते हैं। फर्स्ट, दिस बोलस इज प्लेस्ड ओवर द पोस्टीरियर डॉर्सल सरफेस ऑफ टंग। पोस्टीरियर एकदम पीछे की तरफ, टंग के पीछे की तरफ पहुंचता है। दिस इज कॉल्ड द प्रिपरेटरी सिचुएशन या प्रिपरेटरी पोजिशन। नाउ द फ्रंट पार्ट ऑफ टंग इज रिट्रैक्टेड। जो टंग का एंटीरियर साइड का पार्ट है, फ्रंट पार्ट है, वो रिट्रैक्ट होता है यानी पीछे की तरफ जाता है। एंड डिप्रेस्ड, नीचे की तरफ दबता है। द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग इज एलिवेटेड एंड रिट्रैक्टेड अगेंस्ट हार्ड पैलेट। और जो पोस्टीरियर पार्ट है यानी कि पीछे का पार्ट है टंग का, ये एलिवेट होता है, ऊपर की तरफ उठता है और रिट्रैक्ट होता है हार्ड पैलेट के अगेंस्ट में। दिस मेक्स द बोलस मूव बैक इन टू द फेरिंग्स। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है इसकी वजह से बोलस फेरिंग्स की तरफ जाता है। आज जब भी आप फूड खाइएगा तो ध्यान में दीजिएगा इस प्रोसेस को। द फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टंग अगेंस्ट द पैलेट। जो टंग है इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है पैलेट के अगेंस्ट में, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट होता है, प्रोड्यूस होता है पोस्टीरियर पार्ट में, ओरल कैविटी के पोस्टीरियर पार्ट में। दिस प्रेशर इज द ओरल कैविटी ऑल्सो पुश द फूड इनटू फेरिंग्स टू सम एक्सटेंट। फिर है फेरेंजियल स्टेज और सेकंड स्टेज। इसमें क्या हो रहा है, फेरिंग्स से ईसोफेगस में फूड जाएगा। इन द फेरेंजियल स्टेज or the second stage of the deglutition, the bolus is pushed from pharynx into the esophagus. It is an involuntary stage. Second stage या pharyngeal stage में क्या हो रहा है, जो bolus है pharynx में आया था, ये pharynx से esophagus में push होगा। It is an involuntary stage और ये involuntary stage है यानी कि ये अनैच्छिक है। द फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। और जो फेरिंग्स है यहाँ पर फूड और एयर दोनों के लिए कॉमन पैसेज है। उसके नीचे फिर क्या होता है, लैरिंग्स जो कि आगे ट्रेकिया में ओपन होती है और ईसोफेगस जो कि जाके स्टमक में ओपन होगा। 2 पाइप अलग अलग हो जाते हैं। लैरिंग्स लाइज एंटीरियरली एंड कंटिन्यूस एज अ रेस्पिरेटरी पैसेज। जो लैरिंग्स है वो एंटीरियरली होता है, सामने की तरफ होता है, फ्रंट साइड में होता है, और रेस्पिरेटरी पैसेज में कंटिन्यू होता है यानी कि ट्रेकिया में कंटिन्यू होता है।
ईसोफेगस लाइज बिहाइंड द लैरिंग्स, और जो ईसोफेगस है वो लैरिंग्स के बिहाइंड यानी कि पोस्टीरियर साइड में होता है, एंड कंटिन्यूस एज अ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। थर्ड स्टेज या ईसोफेजियल स्टेज, दिस इज ऑल्सो एन इनवॉलेंट्री स्टेज। ये भी इनवॉलेंट्री स्टेज है, यानी हमारा कंट्रोल नहीं है, अनैच्छिक है। द फंक्शन ऑफ ईसोफेगस इज टू ट्रांसपोर्ट द फूड फ्रॉम द फेरिंग्स टू द स्टमक। इस प्रोसीजर में या इस स्टेज में क्या हो रहा है, ईसोफेगस से स्टमक में फूड जा रहा है। ईसोफेगस का काम क्या है, फेरिंग्स से स्टमक तक फूड की सप्लाई करना, फूड पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट करना। द मूवमेंट ऑफ ईसोफेगस आर स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइज्ड फॉर दिस फंक्शन एंड द मूवमेंट आर कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक वेव्स। अब ये जो मूवमेंट है ईसोफेगस के, ये स्पेशली ऑर्गेनाइज रहते हैं इसी काम के लिए। क्या काम के लिए, फेरिंग्स से स्टमक तक फूड पहुंचाने के काम के लिए। और जो मूवमेंट इसमें होते हैं, ईसोफेगस में होते हैं या जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होते हैं, उसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टाल्टिक वेव। वेव मतलब लहर, पेरिस्टाल्टिक वेव आती हैं। पेरिस्टाल्सिस मीन्स वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय वेव ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ मसल। अब पेरिस्टाल्सिस मतलब क्या है, ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की एक वेव टाइप की होती हैं। जैसे कभी अपन हम बताते ना थोड़ा एक्ट करके कि हवा कैसे चलती है हाथ से लहरा के, तो ठीक उसी प्रकार से वेव आती है पेरिस्टाल्सिस, जो कि मसल फाइबर में होती हैं और उसके थ्रू फूड आगे की तरफ बढ़ता है। पेरिस्टाल्सिस मीन्स अ वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय द वेव ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ मसल फाइबर ऑफ GI ट्रैक्ट विच ट्रेवल इन एबॉरल डायरेक्शन। By this type of movement, the content are propelled down along the GI tract। तो पेरिस्टाल्सिस वेव क्या होती हैं, कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो वेव आती हैं GI ट्रैक्ट में होती हैं, उसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस वेव। विच ट्रेवल इन एबॉरल डायरेक्शन। एबॉरल मतलब क्या होता है, AB को अलग करिए, ओरल को अलग करिए। एबॉरल यानी ओरल कैविटी से दूर, माउथ से दूर ले जाने वाला जो डायरेक्शन है, उसमें ये वेव चलती हैं। तो जो भी फूड है उसको माउथ से दूर यानी आगे की तरफ ये खिसकाएंगी। बाय दिस टाइप ऑफ मूवमेंट द कंटेंट आर प्रोपेल्ड डाउन अलोंग द GI ट्रैक्ट। तो इस प्रकार के मूवमेंट की वजह से जो भी फूड कंटेंट है वो प्रोपेल्ड डाउन, पुश होता है आगे की तरफ या नीचे की तरफ। व्हेन बोलस रीच द ईसोफेगस द पेरिस्टाल्टिक वेव आर इनिशिएटेड विच प्रोपेल द बोलस इन टू द स्टमक। तो जैसे ही बोलस ईसोफेगस में आता है, फेरिंग्स से ईसोफेगस में बोलस आया, जो फूड आया, पेरिस्टाल्टिक वेव जनरेट होंगी, इनिशिएट होंगी, उनकी शुरुआत होगी और ये फूड को प्रोपेल करेंगी स्टमक की तरफ, नीचे की तरफ लेके जाएंगी। डिग्लूटिशन रिफ्लेक्स, दो द बिगिनिंग ऑफ swallowing is a voluntary act, later it become involuntary and is carried out by the reflex action called deglutition reflex। तो deglutition reflex क्या है, जब swallowing इसकी जो शुरुआत होती है, इस प्रक्रिया की जो शुरुआत होती है, ये वॉलेंट्री होती है, ऐच्छिक होती है, हम अपनी इच्छा से निगलते हैं कुछ भी। लेकिन यही जो प्रक्रिया है फिर आगे चल के इनवॉलेंट्री हो जाती है, अनैच्छिक हो जाती है। एंड कैरिड आउट बाय रिफ्लेक्स एक्शन, और एक रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू ये इनवॉलेंट्री एक्ट होता है, इसी को हम बोलते हैं डिग्लूटिशन रिफ्लेक्स। ये डिग्लूटिशन रिफ्लेक्स आपको 2 नंबर में पूछा जा सकता है। इट अकर ड्यूरिंग द फेरेंजियल एंड ईसोफेजियल स्टेज। तो पहला जो ओरल स्टेज था वो तो वॉलेंट्री था, उसके बाद वाले जो 2 स्टेज हैं फेरेंजियल और ईसोफेजियल स्टेज, ये डिग्लूटिशन रिफ्लेक्स के थ्रू होते हैं और ये दोनों इनवॉलेंट्री हैं। डिस्फेजिया, ये टर्म याद रख लीजिएगा, अब ये टर्म आपको थ्रू आउट लाइफ सुनने को मिलेगी। थ्रू आउट लाइफ इसलिए क्योंकि पेशेंट को भी सिम्टम्स होते हैं, तो वहाँ पे भी हम डिस्फेजिया टर्म यूज़ करते हैं। जब आप अभी सेकेंड ईयर में आएंगे, डिसीजेस पढ़ेंगे, तब भी इनको सिम्टम्स में पढ़ेंगे। डिस्फेजिया मीन्स डिफ़िकल्टी इन swallowing, निगलने में कठिनाई होना। जैसे कभी कभी आपको टॉन्सिल की समस्या हो जाती है, गले में बुखार आ गया है, टॉन्सिल्स आपके टॉन्सिलाइटिस हो गया है, तो इन्फ्लेमेशन की वजह से जब भी आप कुछ निगलते हैं, पानी भी पी रहे हैं या कुछ खा रहे हैं, तो गले में दर्द होता है, दैट इज़ डिस्फेजिया। क्योंकि जब आप हॉस्पिटल में काम करेंगे, किसी भी क्लिनिक में काम करेंगे, आप किसी कॉलेज में पढ़ाएंगे, तो जब हम कुछ टर्म हैं जो मेडिकल टर्म, उनको ही हम यूज़ करते हैं, कॉमन टर्म को यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि एक ड्रग होती है डायनापार,
पैरासीटामोल, तो इनको हम पेन के लिए यूज़ करते हैं, तो जनरल लैंग्वेज में इसको पेन किलर के नाम से सब जानते हैं। ऐसा नहीं है कि वो गलत है नाम, है, लेकिन वो कॉमन टर्म है। लेकिन मेडिकल टर्म उसके लिए क्या होती है, एनाल्जेसिक। तो ठीक वैसे ही अगर पेन ड्यूरिंग सॉलोइंग भी बोलेंगे तो भी सही है, लेकिन मेडिकल टर्म उसके लिए यूज़ होती है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया मीन्स डिफिकल्टी इन सॉलोइंग, निगलने में कठिनाई होता है, उसको हम बोलते हैं डिस्फेजिया। फॉलोइंग आर द कॉज ऑफ डिस्फेजिया, क्या क्या कॉज हो सकते हैं, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ईसोफेगस ड्यू टू ट्यूमर स्ट्रक्चर, डायवर्टिकुलर हर्निया, आउट ऑफ पोरिंग ऑफ द वॉल्व। तो कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, कोई बीमारी हो गई, कोई ट्यूमर आ गया, कुछ अवरोध हो रहा है, उसकी वजह से हो सकता है। डिक्रीज मूवमेंट ऑफ ईसोफेगस ड्यू टू न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर सच एज पार्किंसनिज्म। अब जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कुछ होते हैं, तो जैसा भी हमने देखा था, ईसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक वेव होती हैं, वेव आती हैं, वही फूड को नीचे लेके जाती हैं। तो इनको कंट्रोल कौन कर रहा है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू हो रहा है ये। तो अगर कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हुआ है, जिनमें से एक बीमारी का नाम है पार्किंसनिज्म या पार्किंसन डिसीज बोलते हैं, एक प्रकार का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, तो उस या इस प्रकार के डिसऑर्डर की वजह से भी ईसोफेगस का मूवमेंट नहीं हो सकता है, या नहीं होगा या कम होगा, तो जिसकी वजह से भी निकलने में परेशानी होगी। मस्कुलर डिसऑर्डर लीडिंग टू डिफिकल्टी इन सोलोइंग ड्यूरिंग ओरल और ईसोफेजियल स्टेज। अगर कोई मस्कुलर डिसऑर्डर है तो उसकी वजह से भी डिस्फेजिया हो सकता है। ठीक है, फिर डिग्लूटिशन यानी ईसोफेगस तक के मूवमेंट के बाद अब आता है स्टमक। तो स्टमक के मूवमेंट के बारे में देखेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे हंगर कॉन्ट्रैक्शन, रिसेप्टिव रिलैक्सेशन और पेरिस्टाल्सिस के बारे में। तो एक बार डायग्राम से देख लेते हैं। ऊपर देखिए, ये आपको पेरिस्टाल्सिस थोड़ा समझ में आएगा। सबसे ऊपर लेफ्ट साइड वाला डायग्राम, रिलैक्स्ड मसल, मसल रिलैक्स है। सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब पास में आ रही है। देखिए ऊपर रिलैक्स मसल है तो वहाँ पे स्पेस है, बीच में ल्यूमन में स्पेस है, जगह है, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है। सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट कॉन्स्ट्रिक्टिंग पैसेज वे एंड पुशिंग बुलस डाउन। तो जैसे कॉन्ट्रैक्शन है, ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो फूड नीचे की तरफ जा रहा है। अब यही जो कॉन्ट्रैक्शन की वेव है, ये नीचे की तरफ खिसकती जाएगी और जो बोलस है, जो फूड है, वो भी नीचे की तरफ खिसकता जाएगा। इसी को बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, कि रिलैक्सेशन हो रहा है फिर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन की वजह की जो वेव है, जो लहर है, वो नीचे की तरफ खिसकेगी और नीचे की तरफ खिसकेगी तो फूड भी नीचे की तरफ आएगा। ऊपर ल्यूमन बंद हो जाएगा, नीचे की तरफ ल्यूमन खुला हुआ है। फिर जो ग्रीन कलर से दिख रहा है वो बोलस ऑफ फूड है। गैस्ट्रोइसोफेजियल स्पिंचर है, अभी ये क्लोज हैं। फिर राइट साइड का डायग्राम देखिए, रिलैक्स्ड मसल, मसल रिलैक्स हुआ, ल्यूमन में स्पेस है और जो कॉन्ट्रैक्शन की वेव वो एकदम नीचे तक आ गई है। ईसोफेजियल स्पिंचर जो है वो ओपन हो जाएंगे, उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्शन है ताकि फूड वापस ऊपर ना जाए, और ईसोफेजियल स्पिंचर्स ओपन होते हैं और जो बोलस है, जो फूड है, वो स्टमक में आ जाता है। तो पहले देखते हैं हंगर कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। हंगर मतलब भूख, भूख की वजह से जो पेट कुलबुलाता है, कॉन्ट्रैक्शन आता है, उसको हम बोलते हैं हंगर कॉन्ट्रैक्शन। द एक्टिविटीज ऑफ स्मूथ मसल ऑफ स्टमक आर इंक्रीज्ड ड्यूरिंग गैस्ट्रिक डाइजेशन व्हेन स्टमक इज फिल्ड विद द फूड एंड व्हेन द स्टमक इज एम्प्टी। जब भी स्टमक में फूड होता है, एक्चुअली स्टमक में फूड 2 से 3 घंटे तक ही रहता है, तो जब भी हमारा स्टमक फुल है या हमारा स्टमक खाली होता है, तब द एक्टिविटी ऑफ स्मूथ मसल ऑफ स्टमक आर इंक्रीज्ड, तब स्टमक की स्मूथ मसल की एक्टिविटी बढ़ जाती है। द मूवमेंट ऑफ एम्प्टी स्टमक आर रिलेटेड टू सेंसेशन ऑफ हंगर, सो दिस मूवमेंट आर कॉल्ड हंगर कॉन्ट्रैक्शन। अब जब स्टमक खाली होता है और स्मूथ मसल में जो मूवमेंट होता है, वो हंगर का सेंसेशन, भूख का एहसास हमको करवाता है, इसलिए इस प्रकार के जो मूवमेंट हैं उनको हम हंगर कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। जैसे कई बार आपने वो देखा होगा ना कि हम खाना नहीं खाते हैं तो पेट गुड़गुड़ाता है, वही। हंगर कॉन्ट्रैक्शन आर द पेरिस्टाल्टिक वेव सुपर इम्पोज्ड ओवर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गैस्ट्रिक स्मूथ मसल एज अ होल। तो हंगर कॉन्ट्रैक्शन क्या है, पेरिस्टाल्टिक वेव होती है, जैसा भी हमने देखा डायग्राम में, रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन, तो उस प्रकार की पेरिस्टाल्टिक वेव होती है हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड में, स्टमक में होती है। दिस टाइप ऑफ पेरिस्टाल्टिक वेव इज डिफरेंट फ्रॉम द डाइजेस्टिव पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन। तो इस जो अगर हंगर कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब भूख लगती है, तब मसल में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है और जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, इनमें थोड़ा डिफरेंस होता है। दिस टाइप ऑफ पेरिस्टाल्टिक वेव इज डिफरेंट फ्रॉम द डाइजेस्टिव पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन।
द डाइजेस्टिव पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन यूजुअली अकर इन बॉडी एंड पाइलोरिक पार्ट ऑफ द स्टमक। तो जो डाइजेस्टिव पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब खाना पचाने वाला, फूड को आगे बढ़ाने वाला, तब ये अगर स्टमक का आप एनाटॉमी देखें, स्ट्रक्चर देखें, तो उसमें जो बॉडी वाला पार्ट है और पाइलोरिक पार्ट होता है, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन आते हैं। बट इन पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एम्प्टी स्टमक इन्वॉल्व द एंटायर स्टमक। लेकिन जब हमारा स्टमक एम्प्टी होता है, खाली होता है, पेट खाली होता है, तब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पूरे स्टमक में आते हैं। जब पेट भरा होगा तब सिर्फ बॉडी और पाइलोरिक पार्ट में आते हैं। तो हंगर कॉन्ट्रैक्शन के बाद दूसरा जो है वो है रिसेप्टिव रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन ऑफ अपर पोर्शन ऑफ द स्टमक व्हेन बोलस एंटर द स्टमक फ्रॉम इसोफेगस इज कॉल्ड रिसेप्टिव रिलैक्सेशन। फिर से समझिए, रिलैक्सेशन ऑफ अपर पोर्शन ऑफ द स्टमक। स्टमक का अपर पोर्शन, गैस्ट्रो इसोफेजियल जहाँ पर स्पिंचर्स थे, उस पोर्शन में रिलैक्सेशन होता है। कब? जब ईसोफेगस से फूड या जो बोलस है वो स्टमक में आता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं रिसेप्टिव रिलैक्सेशन। रिसेप्टिव मतलब रिसीव करना, रिलैक्सेशन मतलब रिलैक्स होता है और फूड ऊपर से रिसीव करता है, ईसोफेगस से फूड रिसीव करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं रिसेप्टिव रिलैक्सेशन। इट इन्वॉल्व द फंडस एंड अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ स्टमक। ये फंडस और जो स्टमक का अपर पार्ट है, जहाँ ईसोफेजियल स्पिंचर्स, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्पिंचर्स होते हैं, सिचुएटेड होते हैं, यानी जो ईसोफेगस से जुड़ा हुआ पार्ट है वो। इट्स सिग्निफिकेंस इज टू अकोमोडेट द फूड विदाउट मच इंक्रीज इन प्रेशर इनसाइड द स्टमक। तो जो रिसेप्टिव रिलैक्सेशन है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? ये विदाउट एनी प्रेशर जनरेशन, प्रेशर इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, बिना प्रेशर इंक्रीज किए ईसोफेगस से फूड को स्टमक में ले लेते हैं। फिर थर्ड है स्टमक में जो मूवमेंट ऑफ स्टमक हम पढ़ रहे हैं, थर्ड पॉइंट है पेरिस्टाल्सिस ऑफ स्टमक, यानी कि स्टमक में जो मूवमेंट होगा, रिलैक्सेशन या कॉन्ट्रैक्शन होगा वो। व्हेन द स्टमक कंटेन फूड, द पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन or peristaltic wave occur regularly with a frequency of 3 per minute. It start from the lower part of the body of stomach. अब जैसा भी हमने हंगर कॉन्ट्रैक्शन में देखा था कि जो डाइजेस्टिव कॉन्ट्रैक्शन है वो लोअर पार्ट में आएंगे। तो व्हेन द स्टमक कंटेन फूड, जब भी स्टमक में फूड होगा तो पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन और जो पेरिस्टाल्टिक वेव है वो लगातार आएगी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 3 पर मिनट, 1 मिनट में 3 बार कम से कम। इट स्टार्ट फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ स्टमक, और स्टमक के लोअर पार्ट से शुरू होता है। द कॉन्ट्रैक्शन फर्स्ट अपेयर एज अ स्लाइट इंडेंशन ऑन द ग्रेटर एंड लेसर कर्वेचर एंड ट्रेवल टूवर्ड पाइलोरस। तो जो ग्रेटर और लेसर कर्वेचर है वहाँ से शुरू होकर ये पाइलोरस, जो लोअर एंड होता है स्टमक का, वहाँ तक आता है। द कॉन्ट्रैक्शन बिकम डीपर while traveling and finally it end with the contraction of pyloric sphincter. Some of the wave disappear before reaching the sphincter. तो जो कॉन्ट्रैक्शन है जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे डीप होता जाता है, और पाइलोरिक स्पिंचर जो है, यानी जो एंड पार्ट होता है जो कि ड्यूडिनम से जुड़ता है, जहाँ पे स्टमक और ड्यूडिनम का जंक्शन है, वहाँ पर जो पाइलोरिक स्पिंचर होते हैं वहाँ तक ये वेव आती है, कॉन्ट्रैक्शन वेव आती है। ईच पेरिस्टाल्टिक वेव take about 1 minute to travel from point of the origin to the point of ending. और एक वेव कम से कम 1 मिनट ले लेती है, जहाँ से वो शुरू हो रही है और जहाँ पे वो ख़त्म हो रही है वहाँ तक पहुँचने में। दिस कॉन्ट्रैक्शन आर कॉल्ड डाइजेस्टिव पेरिस्टाल्सिस। इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्शन को हम डाइजेस्टिव पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं, बिकॉज ऑफ देयर इन्वॉल्वमेंट इन मिक्सिंग ऑफ फूड विद गैस्ट्रिक जूस, ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल एंड द डाइजेस्टिव एक्टिविटी। तो इस प्रकार के जो कॉन्ट्रैक्शन है उनको हम डाइजेस्टिव पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि फूड को मिक्स करते हैं गैस्ट्रिक जूस के साथ में। अब जो स्टमक है उसमें HCl भी है, HCl और जो भी कंटेंट है एंजाइम सिक्रेशन होते हैं, उसको फूड में मिक्स करना, साथ ही ग्राइंड करना। ग्राइंड मतलब टुकड़ों में तोड़ना। तो इसलिए बोलते हैं कि चबा चबा के खाना चाहिए। आप चबा के खाएंगे ज़्यादा तो आपके पेट को नहीं चबाना पड़ेगा, क्योंकि और हमारे स्टमक को ज़्यादा काम करना पड़ता है अगर आप अच्छे से नहीं चबाते हैं तो ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल एंड द डाइजेस्टिव एक्टिविटी। फिर है फिलिंग एंड एम्प्टिंग ऑफ स्टमक। स्टमक कैसे फिल होता है,
और एम्प्टी यानी कि खाली होता है। तो इसमें हम समझेंगे फिलिंग ऑफ स्टमक, एम्प्टिंग ऑफ स्टमक, रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। तो पहले हम बात करेंगे फिलिंग ऑफ स्टमक। फिलिंग ऑफ स्टमक समझने के लिए हमको स्टमक का स्ट्रक्चर भी देखना होगा। तो सेक्शन देख लेते हैं। ऊपर वाला जो सेक्शन है वो फंडस है, बीच वाला बॉडी है, नीचे वाला एंट्रम है, फिर पाइलोरस है, उसके बाद ड्यूडेनम कंटिन्यू होता है। ईसोफेगस और स्टमक जहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं वो कार्डिया है, कार्डियक स्पिंचर होते हैं, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंचर होते हैं, दोनों एक ही चीज़ होती हैं। कार्डिया इसलिए क्योंकि इसके ऊपर हमारा हार्ट होता है, हार्ट को हम कार्डियक ऑर्गन भी बोलते हैं, तो इसलिए वो कार्डिया या कार्डियक स्पिंचर बोलेंगे वहाँ पे जो स्पिंचर है उसको। और बॉडी आप देख रहे हैं तो जहाँ पे लंबा कर्व है राइट साइड में तो ग्रेटर कर्वेचर है, और लेफ्ट साइड वाला जो छोटा कर्व है वो लेसर कर्वेचर होता है। अब समझते हैं फिलिंग ऑफ स्टमक। वाइल टेकिंग फूड द फूड अरेंज इट सेल्फ इन द स्टमक इन डिफरेंट लेयर। तो जैसे खाली एक अलमारी होती है, तो खाली अलमारी में जब हम कपड़े रखते हैं तो पहले नीचे रखते हैं, फिर उसके बाद एक लेयर, फिर दूसरा लेयर, फिर तीसरा लेयर, ऐसे करके हम लेयर वाइज कपड़े जमाते जाते हैं। स्टमक भी सेम है। वाइल टेकिंग फूड द फूड अरेंज इट सेल्फ इन द स्टमक इन डिफरेंट लेयर। जब भी हम खाना खाते हैं तो फूड अपने आप अरेंज होता जाता है स्टमक में, अलग अलग लेयर्स के रूप में। द फर्स्ट ईटन फूड इज प्लेस्ड अगेंस्ट द ग्रेटर कर्वेचर इन द फंडस एंड बॉडी ऑफ द स्टमक। तो बॉडी और फंडस में ग्रेटर कर्वेचर की साइड में अरेंज होता जाता है। Successive layer of food particle lie near the lesser curvature until the last portion of food eaten lies near the upper end of lesser curvature adjacent to cardiac sphincter। तो जैसे जैसे हम फूड खाते जाते हैं, खाना खाते जाते हैं, तो एक ग्रेटर कर्वेचर से फिर लेसर कर्वेचर की तरफ फूड लेयर में अरेंज होता जाता है, जमा होता जाता है। और फिर ऊपर जहाँ पे कार्डियक स्पिंचर है, जो अपर एंड है या जो फंडस वाला एरिया है, वहाँ पर फूड कलेक्ट होने लग जाता है या जमा होने लग जाता है। एम्प्टिंग ऑफ स्टमक यानी कि स्टमक खाली कैसे होता है। द एम्प्टिंग ऑफ स्टमक कंटेंट into the intestine occur due to the peristaltic wave arising in the pyloric part of the stomach and simultaneously relaxation of pyloric sphincter. Various factors influence the emptying of a stomach। तो स्टमक खाली कैसे होता है या स्टमक का जो कंटेंट है वो इंटेस्टाइन में कैसे पहुंचता है। ड्यू टू पेरिस्टाल्टिक वेव, जो पेरिस्टाल्टिक वेव है सिस्टमेटिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वाली, उनके थ्रू होता है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्शन है, जो पेरिस्टाल्टिक वेव है, ये पाइलोरिक एंड से शुरू होती है, और साथ ही साथ जब ये शुरू होती है वहाँ पर पहुँचती है तो पाइलोरिक स्पिंचर जो है उनमें रिलैक्सेशन हो जाता है, वो ओपन हो जाते हैं, वो खुल जाते हैं, और फूड कंटेंट स्टमक से इंटेस्टाइन यानी कि ड्यूडेनम में आ जाता है। लेकिन पेरिस्टाल्टिक वेव के अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि स्टमक खाली होगा, एम्प्टी होगा, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी उस पर असर डालते हैं। एक तो वॉल्यूम, अमाउंट यानी कितना स्टमक में अमाउंट है, कितना बोलस है या कितना काइम बना हुआ है, फूड कंटेंट कितना है। कंसिस्टेंसी कैसी है, लिक्विड है, सेमी सॉलिड है, सॉलिड है। केमिकल कंपोजिशन किस प्रकार का है कि प्रोटीन है, फैट है, और पीएच। तो इनके हिसाब से जो स्टमक का खाली होना है, जो एम्प्टी होना है, उसमें टाइम कम या ज़्यादा लग सकता है। रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, फिलिंग देख लिया, एम्प्टिंग देख लिया, लेकिन जो एम्प्टी होता है उसको कौन रेगुलेट करता है या किस प्रकार से ये कंट्रोल होता है। द एम्प्टिंग ऑफ स्टमक स्टॉप्स मेनली ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक मोटिलिटी। गैस्ट्रिक मोटिलिटी मतलब क्या हुआ, गैस्ट्रिक मूवमेंट। गैस्ट्रिक मूवमेंट मतलब स्टमक में जो मूवमेंट, स्टमक के मूवमेंट मतलब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो अगर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बंद हो जाते हैं तो स्टमक खाली होना रुक जाता है। द इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक मोटिलिटी ऑफ स्टमक इज कॉज्ड बाय बोथ नर्वस और हार्मोनल फैक्टर। अब जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी है, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो रुकता है, उसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। नर्वस हो सकता है या हार्मोनल फैक्टर, ये दोनों हो सकते हैं। तो जो एंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स होते हैं उनकी वजह से, या जो एंटेरोगेस्ट्रॉन एक हार्मोन होता है उसकी वजह से भी मोटिलिटी इनहिबिट हो सकती है, या पेरिस्टाल्टिक जो वेव है वो शुरू होना रुक सकती है। अब बात करेंगे हम वॉमिटिंग की। ये भी जीआई मूवमेंट में ही आता है। वॉमिटिंग और एमएसएस जो टर्म है, ये मेडिकल टर्म है, वॉमिटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे एक ड्रग होती है ऑन्डानिस्टेरोन,
ये कभी कभी जैसे आप ट्रैवल करते हैं बस में, ट्रेन में या कहीं पे भी, तो आपको लगता है कि ना बस में बैठते साथ हमको वॉमिटिंग होती, उल्टी आती है, तो कुछ ड्रग खा लेते हैं कि यार उल्टी ना आए हमको। तो वो जो ड्रग है उनको हम बोलते हैं मेडिकल टर्म में एंटी एमेटिक। एमएसएस मतलब होता है वॉमिटिंग, उल्टी आना। तो उल्टी आने के अगेंस्ट में जो ड्रग काम करेगी, यानी उल्टी नहीं आने देगी, वो ड्रग कहलाएगी एंटी एमेटिक ड्रग। ठीक, तो एमएसएस मतलब क्या हुआ, वॉमिटिंग। वॉमिटिंग और एमएसएस, एमएसएस मेडिकल टर्म है, वॉमिटिंग और एमएसएस इज द एबनॉर्मल एम्पिटिंग ऑफ स्टमक एंड अपर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन थ्रू ईसोफेगस एंड माउथ। वॉमिटिंग और एमएसएस क्या है, स्टमक इंटेस्टाइन के अपर पार्ट का एबनॉर्मल एम्प्टी होना, एबनॉर्मल तरीके से स्टमक खाली होना, उसको हम बोलते हैं वॉमिटिंग। माउस, और ये ईसोफेगस और माउस के थ्रू होता है। अपर एंड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि ड्यूडिनम, स्टमक, यहाँ से जो भी कंटेंट है वो ईसोफेगस और माउथ के थ्रू बाहर निकल जाता है। इस प्रक्रिया, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एमएचएस या वॉमिटिंग। मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। द मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आर एसेंशियल फॉर मिक्सिंग द काइम विद डाइजेस्टिव जूस, propulsion of food and absorption. 4 टाइप ऑफ मूवमेंट अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट है बहुत ज़रूरी है, किन किन कामों के लिए। एक तो काइम में डाइजेस्टिव जूस मिक्स करने के लिए। काइम मतलब क्या होता है, जो भी फूड आपने खाया है माउथ से वो बोलस के फॉर्म में गया स्टमक में, स्टमक में जो HCl है उससे मिला, और उससे मिलने के बाद जो कंटेंट है उसको हम बोलते हैं काइम। काइम जो है वो स्टमक से आ गया इंटेस्टाइन में। अब इंटेस्टाइन में जो मूवमेंट होंगे वो क्यों जरूरी है, मिक्सिंग द काइम विथ डाइजेस्टिव जूस। जो भी पेनक्रियास से, गॉल ब्लैडर से, लीवर से जो बाइल आ रहा था, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो सेक्रेशन हो रहे हैं, जूस आ रहे हैं, वो जूस काइम से मिक्स होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के मूवमेंट की वजह से। प्रोपल्शन ऑफ फूड, प्रोपल्शन मतलब उसको आगे बढ़ाना। प्रोपेल एक प्रोसेस होता है, जैसे कि कोई रॉकेट देखे होंगे आपने, ये जैसे इसरो है, रॉकेट लॉन्च करते हैं, तो जो पीछे उसमें प्रोपेलर लगे होते हैं जो उस रॉकेट को एंटी ग्रेविटी नीचे से ऊपर की तरफ प्रोपेल करते हैं, फेंकते हैं। ठीक वैसे प्रोपल्शन है। प्रोपल्शन मतलब उसको आगे बढ़ाना, फूड को आगे बढ़ाना। तो क्या क्या जरूरी स्मॉल इंटेस्टाइन के मूवमेंट से क्या क्या हो रहा है, एक तो डाइजेस्टिव जूस मिक्स हो रहे हैं फूड में, दूसरा क्या हो रहा है, फूड प्रोपल्शन, फूड आगे बढ़ रहा है, तीसरा क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो भी न्यूट्रिएंट हैं फूड में, खाने में, उसका एब्जॉर्प्शन होता है। 4 टाइप ऑफ मूवमेंट अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन, 4 प्रकार के मूवमेंट होते हैं। पहला क्या है, मिक्सिंग मूवमेंट है, उसमें सेगमेंटेशन मूवमेंट होता है, पेंडुलर मूवमेंट होता है, इनको भी अब आगे देखेंगे हम। प्रोपल्शन मूवमेंट है, प्रोपल्शन मतलब आगे बढ़ाना फूड को, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है और पेरिस्टाल्टिक रश है। पेरिस्टाल्सिस एंड फास्टिंग, जब हम फास्ट करते हैं, भूखे रहते हैं, तब क्या होता है, तब भी प्रकार का पेरिस्टाल्सिस होता है, तो ये भी एक मूवमेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। चौथा है मूवमेंट ऑफ विलाई, विलाई जो अंदर स्ट्रक्चर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसका मूवमेंट। तो मिक्सिंग मूवमेंट, मिक्सिंग मूवमेंट यानी कि मिक्स करना, स्मॉल इंटेस्टाइन का मिक्सिंग मूवमेंट है। इसमें क्या हो रहा है, द मिक्सिंग मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, स्मॉल इंटेस्टाइन के मिक्सिंग मूवमेंट की वजह से क्या क्या हो रहा है, प्रॉपर मिक्सिंग होती है, प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ काइम विद डाइजेस्टिव जूस। जो भी डाइजेस्टिव जूस है, जैसे कि पेनक्रियाटिक जूस है, बाइल है, इंटेस्टाइनल जूस है, वो फूड में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। द मिक्सिंग मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आर सेगमेंटेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड पेंडुलर मूवमेंट। तो जो मिक्सिंग मूवमेंट है उसमें 2 प्रकार के मूवमेंट होते हैं, तो सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन, सेगमेंटल मतलब एक एक सेगमेंट में कॉन्ट्रैक्शन होता है, और दूसरा होता है पेंडुलर मूवमेंट। पेंडुलर मतलब जैसे आपने देखा होगा कि कुछ कुछ घड़ियाँ आती थी उसमें पेंडुलम होता था, तो उस प्रकार का एक मूवमेंट होता है। ये देखिए कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन, एक एरिया में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वो जो उस एरिया में जो भी फूड होगा वो आगे तरफ बढ़ जाएगा, फिर वो एरिया रिलैक्स हो जाएगा, फिर आगे से फूड यहाँ पे आएगा, फिर इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फिर फूड आगे बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है इसको हम बोलते हैं सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन। प्रोपल्सिव मूवमेंट, सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन के अलावा एक और था पेंडुलर मूवमेंट जो होता है, ये बहुत ही
क्लोज ऑब्जर्वेशन से देखने को मिल पाता है या हम उसको समझ पाते हैं। इसमें छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, छोटी छोटी कॉन्ट्रैक्टिव वेव्स आती हैं जो कि आगे की तरफ, पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ होती हैं और पेंडुलम टाइप मूवमेंट करती हैं, इसलिए इसको पेंडुलम मूवमेंट बोलते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है प्रोपल्सिव मूवमेंट। प्रोपल मतलब आगे की तरफ फोर्सफुली धक्का देना। द मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्व्ड इन पुशिंग द काइम टुवर्ड द एबोरल एंड ऑफ इंटेस्टाइन आर कॉल्ड प्रोपल्सिव मूवमेंट। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के मूवमेंट जो कि काइम यानी फूड को आगे की तरफ पुश करते हैं टुवर्ड द एबोरल एंड ऑफ इंटेस्टाइन। एबोरल मतलब हो गया ओरल कैविटी से दूर, अवे फ्रॉम ओरल कैविटी। तो इंटेस्टाइन का जो एंड पोर्शन है वहाँ पे जहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन से मिलेगी स्मॉल इंटेस्टाइन, उस तरफ ये पुश करते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोपल्सिव मूवमेंट। द प्रोपल्सिव मूवमेंट आर ऑफ टू टाइप, ये दो प्रकार के होते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और दूसरा होता है पेरिस्टाल्टिक रश। अब देखिए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, इसमें क्या होता है, एक वेव चलती है। अब पहले हमने जो देखा था वो सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन था, मतलब एक ही जगह पे कॉन्ट्रैक्शन है, वो कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो जो भी फूड वहाँ पे था वो आगे तरफ खिसक गया, फिर वहाँ पे रिलैक्सेशन हुआ, पीछे से फूड आया, फिर वहाँ पे आया, फिर कॉन्ट्रैक्शन हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है पेरिस्टाल्टिक वेव में, इसमें कॉन्ट्रैक्शन जो है वो सीधा आगे की तरफ भागता जाएगा। जैसे आपने कोई खाली टूथपेस्ट होता है, मतलब जो टूथपेस्ट की ट्यूब है वो थोड़ी खाली है, तो हम उसको क्या करते हैं, पीछे से जो भी पेस्ट होता है उसमें उसको पिचका के आगे की तरफ खींचते हैं ना, पूरा उसका जो टूथपेस्ट है बाहर निकालने के लिए। तो वो उस प्रकार का जो मूवमेंट है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। ठीक वैसे जो कॉन्ट्रैक्शन है, ये समझ लीजिए, ये जो बोलस है, जो फूड है, ये समझ लीजिए टूथपेस्ट है, ऊपर ये ट्यूब है, आपने उसको दबाया और आगे की तरफ दबा के खींचते गए, तो इस प्रकार का जो मूवमेंट होता है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहलाता है। या इस प्रकार की जो वेव है वो पेरिस्टाल्टिक वेव इसमें होती हैं। पेरिस्टाल्सिस एंड फास्टिंग। फास्टिंग जब आपने कुछ नहीं खाया है उस समय किस प्रकार के कॉन्ट्रैक्शन आते हैं। दिस इज अ टाइप ऑफ पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन विच अकर इन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड ऑफ फास्टिंग और सेवरल आवर्स आफ्टर मील। बहुत समय तक आपने कुछ नहीं खाया है या खाना खाने के कुछ घंटों बाद तक आपने कुछ नहीं खाया है, तो कुछ कॉन्ट्रैक्शन हमारे स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर पेरिस्टाल्टिक। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ये रेगुलर पेरिस्टाल्सिस कॉन्ट्रैक्शन से अलग होते हैं। ये लार्ज पोर्शन में आते हैं। अ लार्ज पोर्शन ऑफ स्टमक और इंटेस्टाइन इज इन्वॉल्व्ड इन द कॉन्ट्रैक्शन। तो जब फास्टिंग वाले कॉन्ट्रैक्शन आते हैं या फास्टिंग वाला पेरिस्टाल्सिस होता है तो इसमें स्टमक और इंटेस्टाइन का बहुत ज़्यादा पार्ट या पोर्शन इन्वॉल्व होता है या बहुत ज़्यादा पोर्शन में कॉन्ट्रैक्शन आते हैं। द कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंड टू अबाउट 40 सेंटीमीटर ऑफ स्टमक और इंटेस्टाइन, 40 सेंटीमीटर तक। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अकर वंस इन एवरी 1.5 to 2 आवर। तो इस प्रकार का जो कॉन्ट्रैक्शन है, जो मूवमेंट है, ये 1.5 से 2 घंटे में आएंगे, हर 1.5 से 2 घंटे में आएंगे। फिर था मूवमेंट ऑफ विलाई। विलाई मतलब क्या होता है, ये देखिए आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इनर साइड में छोटे छोटे से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, हेयर लाइक छोटे छोटे से, इनको बोलते हैं विलाई। ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन देयर आर साइमल्टेनियस मूवमेंट ऑफ विलाई ऑल्सो। दिस इज बिकॉज ऑफ द स्मूथ मसल फाइबर ऑफ इंटेस्टाइन वॉल एक्सटेंड इन टू द विलाई ऑल्सो। अब जब भी स्मॉल इंटेस्टाइन में मूवमेंट होता है तो साथ ही साथ विलाई में मूवमेंट होता है, क्योंकि वो उससे जुड़े हुए हैं, जो स्मूथ मसल फाइबर हैं जुड़े हुए हैं विलाई से। द मूवमेंट ऑफ विलाई आर शॉर्टनिंग एंड एलोंगेशन। विलाई का मूवमेंट क्या है, शॉर्ट होना, सिकुड़ना, छोटा होना, और एलोंगेशन फिर लंबा होना, विच अकर अल्टरनेटिवली एंड हेल्प इन एम्प्टिंग लिम्फ फ्रॉम द सेंट्रल लैक्टल इनटू द लिम्फेटिक सिस्टम, और लिम्फ को खाली करने में हेल्प करते हैं। द सर्फेस एरिया ऑफ विलाई इज इंक्रीज ड्यूरिंग एलोंगेशन। जब भी एलोंगेशन होता है, लंबे होते हैं, तब इनका सर्फेस एरिया बढ़ जाता है। दिस हेल्प एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल फ्रॉम द ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन। तो जैसे विलाई का एरिया बढ़ेगा, इसका क्या फ़ायदा होता है, ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। जो भी डाइजेस्टेड फूड है इंटेस्टाइन की ल्यूमन में है, उसको एब्जॉर्ब करने में ये हेल्प करता है। Movement of villi are initiated by local nervous reflex which occur in response to the presence of chyme in small intestine। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में काइम आएगा
तो लोकल नर्वस सिस्टम या जो लोकल नर्वस रिफ्लेक्स हैं वो आते हैं, उसकी वजह से विलाई में मूवमेंट होता है। द हार्मोन सीक्रेट फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन म्यूकोसा called villikinin is also believed to play an important role in increasing the movement of villi। स्मॉल इंटेस्टाइन से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है विलिकिनिन। ऐसा माना जाता है कि ये भी विलाई के मूवमेंट में हेल्प करता है या विलाई के मूवमेंट जो है उसको बढ़ाता है। मूवमेंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, द मूवमेंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन आर मोस्टली स्लगिश। जो लार्ज इंटेस्टाइन का मूवमेंट है वो स्लगिश मतलब होता है धीमा, स्लो है। लार्ज इंटेस्टाइन का मूवमेंट काफ़ी स्लो है। स्टिल दीज मूवमेंट आर इम्पोर्टेंट फॉर मिक्सिंग प्रोपल्शन और एब्जॉर्प्शन फंक्शन। फिर भी ये जो धीमे मूवमेंट हैं वो भी बहुत ज़रूरी हैं। काय के लिए? मिक्सिंग के लिए, प्रोपल्शन यानी फूड को आगे बढ़ाने के लिए, और एब्जॉर्प्शन के लिए। टू टाइप ऑफ मूवमेंट अकर इन लार्ज इंटेस्टाइन। दो प्रकार के मूवमेंट होते हैं। पहला क्या है? मिक्सिंग मूवमेंट। ये क्यों होता है? सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, जो हमने अभी पहले देखे हैं। दूसरा क्या है? प्रोपल्सिव मूवमेंट, मास पेरिस्टल्सिस। जो पेरिस्टल्सिस वेव आती है या पेरिस्टल्टिक वेव होती है उसके थ्रू प्रोपल्सिव मूवमेंट होता है, यानी फूड आगे की तरफ बढ़ता है। सेगमेंटेशन या जो सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन है उसको देख लेते हैं क्या है इसमें। लार्ज सर्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, मतलब गोले में, जो ल्यूमन है उसके गोले में होता है लार्ज सर्कुलर कॉन्ट्रैक्शन विच अपेयर इन द कोलोन, जो कि कोलोन यानी लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, आर कॉल्ड मिक्सिंग सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन। लार्ज इसलिए बोल रहे हैं अपन क्योंकि ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये थोड़ी थिक होती है, मोटी होती है अगर हम कंपेयर करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो एक गोले में कॉन्ट्रैक्शन आता है पूरा, जैसा भी हमने देखा था सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन के पिक्चर में। विच अपेयर इन द कोलोन, कोलोन यानी कि हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, आर कॉल्ड मिक्सिंग सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन। द लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ कोलोन इन्वॉल्व इन ईच कॉन्ट्रैक्शन इज अबाउट 2.5, लगभग 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर का एरिया जो है वो ईच सर्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व होता है। द कॉन्ट्रैक्शन अकर एट रेगुलर डिस्टेंस इन कोलोन। तो जो कॉन्ट्रैक्शन है कुछ निश्चित दूरी पे कॉन्ट्रैक्शन कोलोन में होते हैं, जैसे हमने देखा ना सेगमेंट वाइज, यहाँ पे हो रहा है फिर थोड़ी दूर आगे हो रहा है फिर थोड़ी और दूर आगे हो रहा है। तो एक निश्चित दूरी पर ये कॉन्ट्रैक्शन लगातार होते रहते हैं जिसकी वजह से फूड भी आगे बढ़ता है। सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मिक्सिंग। अब ये देखिए सेगमेंटेशन जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं इससे क्या हो रहा है, सबसे ऊपर वाला देखिए, नीचे वाला भी देखिए, बीच में है जो फूड है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो फूड आगे पीछे इस तरीके से होता है। तो इसकी वजह से मिक्सिंग में भी हेल्प मिलती है और फूड को आगे बढ़ाने में भी हेल्प मिलती है। फिर मास पेरिस्टाल्सिस और मास मूवमेंट। मास मतलब बड़े स्केल पे। मास पेरिस्टाल्सिस और मास मूवमेंट प्रोपेल द फीकस फ्रॉम कोलन टूवर्ड एनस। तो मास पेरिस्टाल्सिस या मास मूवमेंट की वजह से क्या होता है, जो फीकस है, फीकल मैटर है, ये कोलोन से एनस की तरफ जाता है। यूजुअली दिस मूवमेंट इज डेवलप्ड ओनली अ फ्यू टाइम्स एवरी डे। और ये जो मूवमेंट है दिन में कुछ बार ही होते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ द मास मूवमेंट इज़ अबाउट 10 मिनट इन मॉर्निंग बिफोर और आफ्टर ब्रेकफास्ट। तो ये जो मूवमेंट है मास पेरिस्टाल्सिस के, ये लगभग 10 मिनट के होते हैं और जब भी आप खाना ब्रेकफास्ट के 10 मिनट पहले या 10 मिनट बाद ये मूवमेंट होते हैं। दिस इज बिकॉज द न्यूरोजेनिक फैक्टर लाइक गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स एंड पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन। और ये जो मास पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है लगभग 10 मिनट होते हैं जब आप क्या बोलते हैं फीकस पास करते हैं, पॉटी करते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द न्यूरोजेनिक फैक्टर। ये न्यूरोजेनिक फैक्टर जैसे कि गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स या पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से मास पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट आते हैं। फिर है डेफिकेशन। डेफिकेशन मतलब क्या होता है, वॉइडिंग ऑफ फीकस इज नोन डेफिकेशन। जो फीकस है, जैसे अपन यूरिन पास करते हैं ना उसको अपन बोलते हैं यूरिनेशन, ठीक वैसे फीकस को पास करना उसको हम बोलते हैं डेफिकेशन। फीकस इज फॉर्म्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्टोर्ड इन सिग्मोइड कोलोन। फीकस लार्ज इंटेस्टाइन में फॉर्म होता है, बनता है और सिग्मोइड कोलोन में स्टोर होता है। बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ एप्रोप्रिएट स्टिमुलस इट एक्सपेल्ड आउट थ्रू द एनस। तो जो भी हमने स्टिमुलस की बात करी, इस प्रकार के स्टिमुलस के थ्रू फीकस एनस से बाहर एक्सपेल्ड आउट हो जाता है।
दिस इज प्रिवेंटेड बाय टोनिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एनल स्पिंचर इन द एब्सेंस ऑफ द स्टिमुलस। तो अगर कोई स्टिमुलस नहीं है तब जो एनल स्पिंचर होते हैं वो क्लोज होते हैं और फीकल मैटर जो है वो बाहर की तरफ नहीं आता है। अब डेफिकेशन को एक डायग्राम के थ्रू भी समझ लेते हैं। सबसे ऊपर देखिए लिखा है सिग्मोइड कोलोन और रेक्टम, यहाँ पर फीकल मैटर आएगा, फिर स्टिमुलेशन की वजह से नीचे देखिए लेफ्ट साइड में पहले है इंटरनल एनल स्फिंक्टर जो स्मूथ मसल है, और उसके नीचे देखिए एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। अब इंटरनल स्फिंक्टर भी होते हैं एनस में जो कि इनवॉलेंट्री होते हैं, और नीचे वाला जो है, अब जैसे इंटरनल एनल स्फिंक्टर्स के पास में लिखा है स्मूथ मसल, स्मूथ मसल हमारे वश में नहीं होती है, ये इनवॉलेंट्री होती है, अनैच्छिक होती है। उसके नीचे देखिए एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर लिखा है लेफ्ट साइड में सबसे नीचे, ये स्केलेटल से मसल से मिलकर बने होते हैं, इसलिए ये वॉलेंट्री होते हैं, हमारे कंट्रोल में होते हैं। अब जो भी फीकल मैटर आता है तो एनल में इंटरनल और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर हैं, जब दोनों साथ में खुलेंगे तभी फीकल मैटर नीचे आता है। कभी जैसे आपको बहुत ज़ोर से पोटे आ रही है, लेकिन आप स्केलेटल मसल या जो एनल स्फिंक्टर हैं, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर हैं, इनको क्लोज करके रखते हैं, इसलिए फीकल मैटर नीचे की तरफ नहीं आता है। जब ये दोनों साथ में खुलेंगे तभी फीकल मैटर नीचे की तरफ आता है। तो आज हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसके पहले 3 क्लास फिजियोलॉजी की हम कर चुके हैं, उसके पहले 2 क्लास हमने एनाटमी की भी की थी, तो टोटल 6 क्लास में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अब देखेंगे यूनिट वाइज जो भी आपका सिस्टम होगा, शायद कार्डियोवैस्कुलर या ब्लड है, तो उसको शुरू करेंगे। थैंक यू।